स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में संभावी संसाधन और संचित कोष भंडार विकसित संसाधन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास से हम क्या समझते हैं? जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन के लिए संसाधन जिस प्रकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अति आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के में भी संसाधनों का महत्व जो होता है या आवश्यकता जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। तो बता रहे हैं कि संसाधन जो होता है मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी संसाधनों का महत्व जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि संसाधन जो है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और इसे हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। मगर जिस तरह से संसाधनों का उपयोग जो है मानो जिस तरह से बिना सोचे समझे उपयोग कर रहा है, उससे हमें निम्नलिखित समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। कुछ व्यक्तियों के लालची स्वभाव के कारण संसाधन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों पर जो संसाधन है, प्राप्त संसाधन है, उस पे उसके ऊपर जो अधिकार जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो दो हिस्सों में बट गया। कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन जो है वो उपलब्ध है, कुछ और दूसरे ऐसे समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास संसाधन जो है वो प्राप्त नहीं है या उपलब्ध नहीं है, अर्थात अमीर और गरीब। चलिए आगे देखा जाए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। संसाधनों के जिस तरह से हम लोग अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधनों का, उससे हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भूमंडल का ताप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ओजोन परत जो अल्ट्रावायलेट रे को रोकती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना, उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। ये सारी समस्याएं जो है वो संसाधनों का सही ढंग से उपयोग न करने के कारण उत्पन्न हुआ। चलिए आगे देखा जाए। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर मानव के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है या विश्व शांति को बनाए रखना है तो सबसे बड़ा काम है जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका बंटवारा जो है वो न्यायोचित हो या न्यायसंगत बंटवारा हो। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी है, अगर कुछ व्यक्ति या देश जो है इसी तरह से अगर वो लोग संसाधनों का इस्तेमाल करते जाएंगे या अपने अधिकार में रखेंगे या अपने द्वारा नियंत्रण करते चले जाएंगे या कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रण होता चला जाएगा, तो इससे पृथ्वी का जो भविष्य जो है वो धीरे धीरे
खतरे में पड़ता जाएगा। यानी कुछ व्यक्तियों के अलावा, कुछ व्यक्ति के बजाय अगर संसाधनों का बंटवारा जो है वो सारे लोगों में किया जाए तो इससे इस तरह के समस्याओं का सामना जो है वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। अगर हम लोग सभी लोगों के जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखने का अगर प्रयास करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संसाधनों को योजना पूर्ण ढंग से संसाधनों का बंटवारा। चलिए आगे दे रहा है आपका सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर सतत अस्तित्व के बारे में बता रहा है, जिसका सही अर्थ जो होता है वो सतत पोषणीय विकास, सतत अस्तित्व जो है वो सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। चलिए सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? जैसा आप देख रहे हैं कि सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और तो वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास यानी हम लोग के पास जो पर्यावरण में उपलब्ध जो संसाधन है उसको नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी अगर हम लोग संसाधनों को बचा सके तो इसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यहाँ पे एक आपका रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में जिक्र किया गया है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा इसको भी आप लोग देख लीजिए। बोल रहा है कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। यहाँ बता रहा है कि 1992 में 100 से भी ज़्यादा देश जो थे वो एक सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो कि आपका पृथ्वी सम्मेलन था, इसमें वो शामिल हुए थे, जो कि आपका ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरो में स्थित है। बोल रहा है इसमें कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। ये सम्मेलन क्यों किया गया था उसका उद्देश्य बता रहा है। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन आपका बोर्ड में कि 1992 में किस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरो में किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का दो मुख्य उद्देश्य था, एक तो सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना और दूसरा पर्यावरण को बचाना। चलिए इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इस सम्मेलन में जितने भी नेता शामिल हुए थे, यानी 100 देशों के जो भी नेता जो थे, जो उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन सारे नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एक घोषणा पत्र निकाला गया था जिसके अंदर भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का जिक्र किया गया था। इसके ऊपर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। चलिए एजेंडा 21 क्या है? वो बता रहा है कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये एक घोषणा पत्र था, आप कह सकते हैं कि एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र के जो पर्यावरण और विकास सम्मेलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके द्वारा इसको अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज़ है कि इस एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबों और रोगों से निपटना है। ये बता रहा है आपका कि एजेंडा 21 जो है एक घोषणा पत्र था जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त रूप से इसको
माना गया था या इसको अप्रूव किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय तत्व पोषणीय विकास हासिल करना। भूमंडलीय तत्व पोषणीय विकास, मैंने आपको इसके पहले भी तत्व पोषणीय विकास के बारे में बताया था। तत्व पोषणीय विकास यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास के स्तर को आगे बढ़ाना। और दूसरा, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा के रखना, उसी को हम लोग तत्व पोषणीय विकास कहते हैं। तो यहाँ पे तत्व भूमंडलीय तत्व पोषणीय विकास को हासिल करने के लिए एजेंडा 21 जो था वो बनाया गया था। इसके अलावा इसका एक और मुख्य उद्देश्य था समान हित, यानी सारे लोगों के हितों को पूरा करना, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति को बचाना, विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसको कम करना, गरीबी और रोगों से निपटना, और विश्व में जो गरीबी उत्पन्न है या रोग है उसको कम करने का प्रयास करना। इसी को हम लोग एजेंडा 21 कहते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रियो डी जेनेरो 1992 सम्मेलन, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो शामिल हुए थे। और दूसरा आपका एजेंडा 21। चलिए अब आ रहा है आपका संसाधन नियोजन। तो मैंने आपको बताया संसाधन विकास के बारे में, अब आपको पढ़ना है संसाधन नियोजित, यानी संसाधनों को कैसे बचाना है। बोला संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। बोल रहा है कि अगर हम लोग संसाधनों का सही ढंग से, अगर विवेक से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये संसाधनों के नियोजन का एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे देश, अगर ऐसे कोई खास देश जहाँ पे संसाधनों की विविधता जो है, संसाधनों की उपलब्धता जो है वो बहुत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विविधता आपको नज़र आएगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है भारत के अंदर के किसी खास जगह पे ही आपको सारे संसाधन जो है वो उपलब्ध हो सके। तो संसाधन के अंदर ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे अलग अलग तरह के संसाधन जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जगह पर हमें और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक या विवेकपूर्ण हमें संसाधनों का विकास करना पड़ेगा, संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरफ के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि कहीं पे संसाधन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे संसाधन बहुत ही कम है। चलिए, उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है, परंतु उसको उतना ज़्यादा विकसित हम लोग नहीं कर पाए हैं, तकनीक उतना ज़्यादा विकसित नहीं है जिससे कि हम लोग इन संसाधनों का अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकें। चलिए, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत के धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं कि कहीं पे संसाधन है भी तो उसको सही ढंग से इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो कहीं पे अगर कोई खनिज है भी तो वहाँ पर जल या आधारभूत अवसंरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या कुछ मुख्य महत्वपूर्ण खनिज जो हैं वो उसकी कमी है। तो इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो संसाधनों का नियोजन जो है वो राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पर हमें संतुलित रूप से संसाधनों का नियोजन जो है वो करना जरूरी है। चलिए, तो ये हो गया आपका संसाधनों का नियोजन। अब आपका भारत में संसाधन नियोजन। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है आपका कि भारत में संसाधन नियोजन जो है, संसाधनों को कैसे नियोजित किया जाता है। तो आपने इसके पहले भी देखा कि संसाधन का नियोजन क्यों जरूरी है। तो
संसाधन का नियोजन, क्योंकि हमारे देश जो है वहाँ पर खनिज जो है या संसाधन जो है सभी जगह एक समान नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से नियोजित करना जरूरी है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क, ख और ग तीनों जो है वो इसमें आपको बता रहा है कि संसाधनों का नियोजन किस तरह से किए जा सकते हैं। चलिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहले क्या करना है आपको कि देश में जिन जिन प्रदेशों में संसाधन मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले उन प्रदेशों की तालिका बनाना, उस प्रदेश की सूची बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले तो प्रदेश को पहचानो कि किस जगह पर आपको संसाधन जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या होगा आपका कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण। अब उस प्रदेश के अंदर क्षेत्र आप जो है वो सर्वे करें, क्षेत्र के बारे में पता करें कि किस क्षेत्र के अंदर जो है संसाधन या खनिज जो है हमें मिल सकते हैं। उसके बाद उसका मैप तैयार करना और संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, कितने मात्रा में है और उसका मतलब क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी का है, इसके बारे में पता लगाना। तो सबसे पहला काम है कि प्रदेश को नियोजन करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रदेश को चिन्हित करें। प्रदेश को चिन्हित करने के बाद क्षेत्रीय सर्वे करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक मापन को पता करना। चलिए, दूसरा आपका संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधनों को बेहतर से बेहतर ढंग से विकास करने के लिए या संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए हमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग संसाधन विकास योजनाएं जो है सही ढंग से लागू कर सकें, ठीक है। तीसरा आपका संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं, जो संसाधन के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है और जो राष्ट्रीय विकास योजना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक तालमेल जो है वो सही तालमेल होना चाहिए, जिससे कि हम लोग संसाधनों का विकास जो और भी ज़्यादा तेज़ी से कर सकें। तो संसाधन विकास योजनाएं यानी संसाधनों के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, बेहतर तालमेल स्थापित जो है वो होने चाहिए। चलिए आगे दे रहा है, संविधानता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य को पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी प्रयास किए गए थे। आज़ादी के बाद देखा गया कि संसाधन नियोजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसको शुरू किया गया था। चलिए, बोल रहा है कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि वहाँ पर संसाधन जो है वो उपलब्ध होने चाहिए। अगर वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं तो उस क्षेत्र का विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होगा। परंतु इसका सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके पास संसाधन तो रहेंगे, ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता तो रहेगी, परंतु आपके पास उचित प्रौद्योगिकी जो है, तकनीक जो है या संस्थाएं जो है जहां पर हम लोग इन संसाधनों का विकास कर सकें, इसकी कमी होने के कारण हम लोग जो है उपलब्ध होने के बावजूद भी जो है हम लोग उस क्षेत्र का विकास जो है वो नहीं कर पाएंगे। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो इसमें क्या बता रहा है आपका कि ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में अगर संसाधन उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में अगर संसाधन उपलब्ध है, तो ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र का विकास जो है वो संभव है। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए जो हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन है, उन संसाधनों का इस्तेमाल जो है के लिए हमें बेहतर तकनीक, ठीक है, और संस्थाएं जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी क्षेत्र के अंदर संसाधनों की उपलब्धता में अगर कमी भी है
तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग बेहतर प्रौद्योगिकी और उन्नत तकनीक या संस्थाओं के द्वारा उस क्षेत्र का विकास जो है वो कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू।